सुप्रभात। मैं अशोक कुमार हिंदी साहित्य की अगली क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन। अब तक हमने हिंदी साहित्य के 4 युगों के बारे में पढ़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में हमने अब तक वीर गाथा काल या आदि काल जिसका समय 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, जिसमें वीरता और उत्साहपूर्ण कवियों के द्वारा लिखा गया, जिसमें रसो काव्य परंपरा प्रमुख थी। इसी के अंदर आदि काव्य अर्थात जैन श्रावकों और बोधिसत्वों तथा सिद्धों के द्वारा लिखे गए जो काव्य थे वो आदि काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रथम जो कवि है वह सरहपा नामक सिद्ध माना जाता है, जिसके लिखे गए अपभ्रंश भाषा के काव्य को अवहट भाषा में लिखे गए काव्य को पहला काव्य माना गया है। जिसमें फिर इसके बाद में था भक्ति काल के अंतर्गत जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल विभाजन भक्ति काल या पूर्व मध्य काल के रूप में किया। इसका काल विभाजन जो समय था वह 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना गया। अर्थात इस समय में मुगल सल्तनत जो मुगल काल था उसका दिल्ली और संपूर्ण भारतवर्ष पर पूरा प्रभाव देखा गया था। और मुगल काल के अंतर्गत जो भारतीय थे उनमें हिंदुत्व की भावना लगातार कमजोर हो चुकी थी। वे अपने धर्म से विमुख होकर, अपने देवी देवताओं से विमुख होकर प्राय अनिश्वरवादी हो चुके थे। ईश्वर में विश्वास उनका कम हो चुका था। हिंदू देवी देवताओं और मूर्ति पूजा में उनका मन है वह उनसे विमुख हो चुका था और इस्लाम धर्म के प्रति वे ज़्यादा झुकने लगे थे। इसी समय जो दक्षिण भारत में शंकराचार्य द्वारा जो शुद्धाद्वैतवाद जो शुरू किया गया, तो दक्षिण भारत से जो भक्ति परंपरा है, राम भक्ति या वैष्णव धारा है, वह धीरे धीरे रामानंद के द्वारा उत्तर भारत में राम भक्ति के रूप में काशी, बनारस या वाराणसी में प्रमुख केंद्र के रूप में बस गई। और वहीं से रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य, जिनमें कबीर, रैदास और जो सेन नाई हैं, वे निर्गुण शाखा के भक्त कवि थे। और संत धन्ना पिप्पा और नाबादास, तो माधवानंद, ये सारे सगुण धारा के कवि थे। इसमें बाबा नरहरिदास के शिष्य तुलसीदास जो राम भक्ति के प्रमुख सिद्ध कवि कहलाए, और इन्होंने राम भक्ति का प्रमुख ग्रंथ है वाल्मीकि कृत रामायण पर आधारित इन्होंने रामचरितमानस लिखा, जो जन्म मन की भाषा अर्थात अवधी भाषा और ब्रज भाषा में लिखा गया। और इसी के आधार पर आगे राम भक्ति पूरे उत्तर भारत में प्रचलित होती चली गई। इसके बाद में दूसरा समय था रीतिकाल में अकबर के बाद का जो समय था, अकबर के बाद के समय में अकबर के बाद का जो समय था उसमें विभिन्न अकबर के बाद जो उसके पुत्र जहांगीर और जहांगीर का पुत्र शाहजहां और उसके बाद के जितने भी उसके बाद के जो शासक थे, मुगल शासक, वे सारे के सारे वैष्णी कला प्रेमी और नृत्य गायन वादन आदि में आमोद प्रमोद प्रिय थे।
जहांगीर जो था वह स्थापत्य कला, संगीत कला, नृत्य कला और चित्रकारी में निपुण था और साथ ही ऐसे कामों में वह ज़्यादा अपने दरबार की वैभव का प्रचार करता था और उसके दरबार में रहने वाले सभी दरबारी भी इसी आदत के लाचार हो चुके थे। सारे भारतवर्ष में नारी को भोग मात्र माना जाने लगा। सब संगीत, सुरा और सुंदरी में डूबे हुए थे। यही दौर आगे जहांगीर के बाद शाहजहां के काल में आया, जिसमें जो कवियों द्वारा साहित्य सर्जन किया गया उसमें प्राय आध्यात्मिक और ईश्वरीय भावना, ईश्वर वंदना न होकर उसमें दरबारी संस्कृति, भोग विलास, नारी का विभिन्न सौंदर्य उपमानों में वर्णन किया गया। नारी के अंग प्रत्यंगों की नक्शी वर्णों का वर्णन बड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। प्रकृति के जो उपभोग मात्र, जो उपभोगकारी जो प्रकृति का रंग रूप है, वस्तुतः इसमें श्रृंगार रूप का वर्णन किया गया। और भक्ति काव्य की सर्वथा नितांत इसमें कमी थी और राधा और कृष्ण का जो रूप था, राधा और कृष्ण के उपमान प्राय नायक नायिका या राजा, जिस राजाश्रय में कवि रहता था उसके लिए किया जाता था। फिर इसके बाद में आया आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत 1858 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के बाद से मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और 1858 से भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है, जो 19वीं शताब्दी तक चला। 1900 शताब्दी के बाद में इसमें एक परिवर्तन आया और 1906 के आसपास आचार्य डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन कार्य सौंपा गया। उन्होंने भारतेंदु और रीतिकालीन संस्कृत भाषा की जगह उन्होंने काव्य में खड़ी बोली का प्रचार प्रसार शुरू किया। भारतेंदु ने भी इस समय में 1858 से 19वीं शताब्दी के जो 1900 शताब्दी तक का समय था उसमें प्राय उन्होंने काव्य भाषा में जो कविता है उसमें ब्रज भाषा का और गद्य और पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचनात्मक निबंध जो लिखे थे उनमें खड़ी बोली का बीज बोया था, खड़ी बोली का प्रयोग शुरू किया था, जिसे आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे बढ़ाया और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक नए कवियों को खड़ी बोली में कहानी, उपन्यास, निबंध, कविताएं, आलोचनात्मक निबंध और पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके फलस्वरूप अनेक हिंदी के प्रमुख कवि इसमें आए, जिसमें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सभी जो कहानियां हैं उसमें प्राय खड़ी बोली और जो अन्य जो ग्रामीण अंचल है उसका परिवेश दिखाई देता है। उसी से आगे 1903 में छायावादी द्विवेदी युग शुरू हुआ। 1906 से 1916 तक, आगे 1918 से लेकर 1943 तक, 1918 से 1943 तक का समय था, छायावाद का समय था। छायावाद के समय में सुमित जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा माना गया और पंत को इसका विष्णु और निराला को शंकर माना गया। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाई और इसके बाद में एक नया युग शुरू हुआ। उसमें प्रगतिवाद जो कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर आधारित थी, जिसमें पूंजीपति सामंतवादी व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और राजशाही का विरोध करके जो गरीब किसान हैं, मजदूर है, नारी पात्र है, स्त्री पात्र है, उन पर कविताएं लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई, निबंध और एकांकियां प्रमुख रूप से लिखी गई। और उसके बाद में शुरू होता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जन्म 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने 1943 में अपने प्रथम तार सप्तक के संपादन के साथ ही शुरू किया, जिसमें उन्होंने नवीन उपमानों के साथ नई कविताओं का सृजन किया, नए नए उपमानों का अपने काव्य में प्रयोग किया, इसीलिए यह प्रयोगवाद कहलाया। और इसके आगे शुरू होता है अब नई कविता का युग। नई कविता का युग आधुनिक हिंदी काव्य
के विकास में एक नई भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है। आज यह कविता प्रभावी रूप से प्रतिष्ठा अपने साहित्य जगत में पा चुकी है। अन्य शब्दों में हम कहें तो प्रयोगवाद का दूसरा चरण ही प्रयोगवाद का दूसरा चरण ही नई कविता कहलाता है। नई कविता नामकरण अंकित जी की देन है। इसका आरंभ 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से माना गया। प्रयोगवादी कवि जीवन तथा काव्य के सभी मूलों में विश्वास नहीं रखते थे। वह नित्य नवीनता नई कविता युग के कवि मानव जीवन के सतत जीवन में विश्वास न रखकर नित्य नवीन परिस्थितियों में विश्वास रखते आए। लेकिन नई कविता नित्य नवीनता को स्वीकार करती है। जीवन के कुछ मूल्यों में आस्था भी रखती है। अब इसके बाद में है कि यथार्थबोध नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां पहला है यथार्थबोध का वर्णन। यथार्थबोध का वर्णन है कि नई कविता आधुनिक परिवेश का एवं समान जो नई कविता है वह आधुनिक युग व सामाजिक परिवेश की नई कविता की इसे आधुनिक युग की वास्तविकताओं तथा विसंगतियों की बड़ी इस युग में आधुनिक युग में
सामाजिक विसंगतियों और यथार्थता का बड़ी ईमानदारी के साथ वर्णन किया गया। इसने केवल मानवतावाद और प्रयोगवाद पर ही नहीं बल्कि पलायनवाद और नए ही प्रयोगवादी मनोग्रंथियां हैं। यह कविता आज के परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को साक्षात रूप में प्रकट करती है। आधुनिकता को लगातार अस्वीकार करती हुई उसमें न तो वेदनाएं हैं और न इसमें अन्य भाव कुंठाएं विराजमान रहती हैं। अगला है इसमें नव मानव की कल्पनाएं। यथार्थता का बोध है कि जैसी सामाजिक परिस्थितियां समाज में चल रही हैं, राजनीतिक परिस्थितियां थी और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे किसानों, मजदूरों, स्त्री पात्रों और दलित वर्ग के साथ जैसा व्यवहार होता था, वैसा ही नई कविता के अंतर्गत नवीन उपमानों के साथ उनकी मनोवांछित जो उनके मन की परिस्थितियां उनको यथार्थ बोध में यानी वास्तविकता के रूप में प्रकट किया जाता था। इसमें यह कविता आज के परिवेश में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित करती नजर आती है। इसमें न तो पलायनवाद अर्थात अपनी परिस्थितियों से भागने का संकेत नई कविता में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बल्कि अपनी जो विरोधी परिस्थितियां हैं उनमें डट कर लड़ने का भाव ये कविता देती है। इसके बाद में अगला है नव मानव की कल्पना। नव मानव की कल्पना में नव मानव की कल्पना से तात्पर्य है कि आधुनिकता के बावजूद भी नई कविता के कवियों ने ऐसे नव मानव की कल्पना की जो कवि द्वारा स्थापित जीवन के नए मूल्यों का पुतला हो। अर्थात कवि ने जो नवीन मूल्यों की स्थापना की, ईमानदारी के बावजूद अपने कार्य को निष्ठापूर्वक निभाना, अपने जीवन के जो यथार्थवादी मूल्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कठोरतापूर्वक मेहनत करना और लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले मनुष्य की कल्पना कवि ने अपने नई कविताओं में की। इन कवियों ने नव मानव विचारधारा में खंड चित्रों के स्थान पर समग्र तथा चतुर्मुखी कल्पना अपनी कविताओं में व्यक्त की है। यह नव मानव निरंकुश स्वतंत्रता का पक्षधर है, जिसमें कोई भी हस्तक्षेप न करे, किसी का भी हस्तक्षेप न हो, स्वतंत्र जीवन जीने वाली भावना का इसमें वर्णन किया गया है। नई कविता मानव के मन की पहचान है तथा इस कविता में मानव के सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों के प्रति व्यापक चर्चा नई कविता युग के कवियों ने प्रमुखता से की है। अगला है तीसरा आशा निराशा तथा आस्था अनास्था का चित्रण। आशा तथा निराशा के भाव में नई कविता के कवियों ने अपनी कविताओं में जहां एक और आशा के स्वर को मुखरित किया है, अर्थात आधुनिक बदलते परिवेश में अपने जो कवि नई कविता के कवि हैं उन्होंने नई कविता
कविता के कवियों ने जहाँ आधुनिक परिवेश के बदलते जाने से और नए सामाजिक परिवेश और नए समाज और नए देश के नए विश्व की कल्पना में जो मनुष्य मात्र के लिए आशा की भावना देखी है कि जैसे समय बदलेगा मनुष्य की परिस्थितियां भी बदलती जाएंगी और उन्हें समग्र विश्व में एकता का स्थान मिलेगा। ऐसी भावनाओं का स्वर मुद्रित किया। वही दूसरी ओर निराशा के स्वर को भी प्रमुखता प्रदान की है कि व्यक्ति अगर निरक्षर रहा और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहा तो उसका इस संसार में कोई और कोई ठिकाना न रहेगा। अगर वह नए बदलते युग के साथ ताल से ताल मिलाकर नहीं चलेगा तो वह इस संसार में स्थान नहीं पा सकेगा। ये भावना भी प्रमुखता से इसमें व्यक्त अपनी कविताओं व्यक्त की है। ये कवि वर्तमान जीवन के विघटन मानव मूल्यों के द्वारा तथा सामाजिक विषमताओं के प्रति अत्यधिक चिंतित दिखाई देते हैं। इन कवियों के चारों ओर समस्याएं विराजमान रहती हैं जिनका कोई हल नजर नहीं आता। सामाजिक मूल्यों के ह्रास के कारण व्यक्ति ईश्वर में अनास्था प्रकट करता है कि इस बदलते परिवेश में पूंजीपति वर्ग ही अपने कार्य को पूरा कर पाता है, उसी का सब जगह सम्मान है, जबकि जो निर्धन और गरीब है उसका कोई न्याय नहीं करता, कोई पूरा न्याय नहीं चुकाता और वह फिर से आशा में अपना मन लगाता है कि एक न एक दिन उसे भी इस संसार में न्याय जरूर मिलेगा। फिर अगली विशेषता है कुंठाओं और वर्चनाओं से मुक्ति। कुंठाओं और वेदनाओं से मुक्ति से तात्पर्य है कि कुंठाओं का अर्थ है मन में दबी हुई भावनाएं, विरोधी विचार जो अब तक प्रकट नहीं हुए, और वर्जनाएं जो मनुष्य के मन पर जो सीमाएं थी, प्रीतियां बनी हुई थी कि व्यक्ति अपने मन के विभिन्न विचारों को, उत्कंठाओं को शांत, जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए किसी से प्रश्न वगैरह नहीं पूछ सकता और खुलकर विरोध नहीं कर सकता अपनी विरोधी परिस्थितियों के लिए। तो ये सभी द्विवेदी युग तथा प्रगतिवादी युग में वर्चनाओं पर अत्यधिक बल दिया गया था। इसके बाद प्रयोगवादी कविता में कुंठाओं तथा दबी वासनाओं की अभिव्यक्ति शुरू होती है, जिसमें जो कवि हैं, जिसमें जो रोमांस या रोमांटिक कवि हैं, जिनमें जो कवि बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है, इन्होंने अपने मन की दबी हुई वासनाओं, जो दबी हुई इच्छाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी शारीरिक मानसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी कविताओं में स्वर को मुखरित करते हैं तथा लेकिन नई कविता के कवि कुंठाओं तथा वर्चनाओं को त्याग कर यथार्थ की अनुभूति को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं तथा इन कवियों का पात्र के प्रति कोई लगाव नहीं है, अर्थात जो बीता हुआ वर्तमान है उसके प्रति कोई लगाव नई कविता युग के कवियों ने नहीं किया है। नई कविता के कवियों की अनुभूति खेत खलिहान, नगर गांव आदि के धरातल पर फैले हुए व्यक्ति को पहचान दिलाती है, अर्थात इस समाज में रहने वाले मर्यादा और आस्था पर कोई विशेष बल नई कविता नहीं देती। इसके स्थान पर नई कविता का कवि चोर प्रवृत्ति को वास्तविकता चोर प्रवृत्ति चीर प्रवृत्ति की नई कविता का कवि है, वह चीर परिचित वास्तविकता का वर्णन करना अधिक पसंद करता है। जो सार्वभौम सत्य है उन बातों का अपने काव्य में वर्णन करता है। अगला पांचवा है मानवीय प्रेम भावना।
मानवीय प्रेम की भावना। मानवीय प्रेम से तात्पर्य है कि नई कविता के कवियों में मानव के प्रति प्रेम की प्रबल भावना दिखाई देती है। मनुष्य मात्र के प्रति नई कविता के कवियों में प्रबल भाव दिखाई देते हैं। मनुष्य मानव जाति का एक दूसरे पर विश्वास रखना, श्रद्धा भाव रखना तथा एक दूसरे के साथ भाईचारे व बंधुत्व की भावना से बंधे रहकर अपने जीवन को जीना, ये मानवीय प्रेम का एक उदाहरण है जो नई कविता के अंदर दिखाई देता है। नारी के प्रति इसमें स्वच्छंद प्रेम की भावना दिखाई देती है। नई कविता में कहीं कहीं पर वासनात्मक प्रेम की झलक दिखाई देती है, अर्थात स्त्री पात्र के प्रति अपने मन की दबी हुई इच्छाओं को प्रकट करने, उसे आलिंगन में भरने की भावनाएं दिखाई देती हैं। कहीं कहीं पर यह प्रेम भावनात्मक घोर वासना का रूप धारण करता हुआ दिखाई देता है। इन कवियों ने संयोग और वियोग श्रृंगार का खुलकर अपने काव्य में वर्णन किया है। द्वंद्व तथा संघर्ष द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति में यहाँ पर बताता है कि नई कविता आत्म संघर्ष की कविता है। व्यक्ति के अपने आप से लगातार चलने वाले संघर्ष को नई कविता में कवि ने प्रमुख रूप से प्रकट किया है। इन कवियों ने सामाजिक व बुनियादी प्रश्नों को अपनी कविताओं में खुलकर उठाया है। समाज में जो अमीरी गरीबी का फर्क है, शिक्षित और बीच में जो भेदभाव है, स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेद है, उनका जमकर खुलकर उन पर प्रश्न उठाए गए हैं और उदाहरण किया है। आज की व्यवस्था में अनेक प्रश्न व समस्याएं सामान्य जीवन को बाधित किए हुए हैं, बीच में बाधा डाले हुए हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए कवि ने पाठक वर्ग का ध्यान उनकी ओर खींचने के लिए अनेक प्रश्नों को अपनी कविता में द्वंद्व के रूप में उभारा है, जो जातीय संघर्ष, वर्ण संघर्ष और लिंग भेद का संघर्ष जो समाज में लगातार चल रहा है। पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति के बीच में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को अपनी कविता में खुलकर उभारा है। नई कविता में कहीं पर तो दो वक्त की रोटी कमाना अथवा जिंदा रहना भी मानव के लिए सामान्य बात बन चुकी है, ऐसा इसमें वर्णित किया गया है। नई कविता के कवि इन विषमताओं से परिचित होते हुए भी परिचित होकर इनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इस कविता में परिस्थितियों को लगातार अपने साथ समझौता करने का पक्ष इसमें कवि नहीं रखता है तथा जड़ से इन विरोधी परिस्थितियों को खत्म करने का प्रयास करता है। नास्तिकता का स्वर अगला है। नास्तिकता के स्वर से तात्पर्य है कि नई कविता के कवि है, प्रयोगवादी कवि है, उन्होंने ईश्वर तथा धर्म में अनास्था नास्तिकता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति अगर स्वयं अपने परिवेश को बदलने का प्रयास करे तो वह अपने अभावपूर्ण जीवन को सुखद बना सकता है, अभाव से मुक्ति पाकर अपने जीवन को सुखी बना सकता है। आज के जो वर्तमान युग है वह विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक तकनीकों और विज्ञान की जानकारी से व्यक्ति अनेक रूढ़ियों को मिटा सकता है, कुरीतियों को मिटा सकता है तथा आने वाली सामाजिक विषमताओं का भी सामना कर सकता है। वस्तुतः प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नैतिक मूल्यों का खोखलापन सिद्ध
सिद्ध हो चुका था। लोग एक दूसरे के प्रति विरोधी भाव तथा अपने स्वार्थ को निकालने के लिए प्राय एक दूसरे के साथ व्यवहार रखते थे। घूसखोरी, रिश्वत, बेईमानी का प्रचलन